बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। हम और आप फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। इसी सीरीज में हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड तक का जो मोशन चैप्टर है उसे रिवीजन किया था, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके आसानी से आंसर निकाल सकें। इसी सीरीज में आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के एग्जाम्पल के साथ उसका रिवीजन करने वाले हैं और ये रिवीजन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हों या फिर किसी अन्य कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए आप वो परीक्षा दे रहे हो। फिजिक्स में अगर 10th स्टैंडर्ड तक का मोशन से आपको प्रश्न किया जाता है तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और हम एक एक करके क्वेश्चन लेते जाएंगे और उन्हें सॉल्व करते हुए रिवीजन करेंगे, जिसमें पिछला जो भी आपने रिवीजन मेरे साथ किया है मोशन के रिगार्डिंग, वो आपको एक बार फिर से वो वीडियो आप चाहें तो रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपने पढ़ रखा है और आपको अच्छे से उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो फिर आप सीधे आज के इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ में ही इंग्लिश में है फिर हिंदी में है। क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ मोशन। विच वन इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो आपके पास है सेम चैनल पर जहां हम लोगों ने मोशन रिवाइज किया। उसमें आपने देखा 3 होते हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हिंदी में कहते हैं गति के समीकरण। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो आपने पहचान लिया यहाँ पर कि F इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण नहीं है। तो यहाँ जो कि पूछा गया है विच वन इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण नहीं है, तो यहाँ सही आंसर आपको क्या मिलेगा? आंसर डी, यानी F इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला जो आपने पिछला रिवीजन किया है मेरे साथ, उसी को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर अ बॉडी हैविंग। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण किस पिंड के लिए आप प्रयोग करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन किस बॉडी के लिए आप यूज करेंगे? तो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन तो आपको क्लियर होने चाहिए। और पिछला जो वीडियो रिवाइज किया वहां हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति अगर कही जाए तो इसका मतलब क्या है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हर बार आप एक ही टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो कवर की गई वो भी उतनी ही आएगी। इसे आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि पूरे मोशन में एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण जो है वो फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी।
अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखिए, अभी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इन सबको आप ध्यान से एक बार देख ही लें तो आप देखते हैं कि देखिए वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं भी हो सकता, यानी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम नहीं भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन ए हर जगह एक सा लिया गया है, एक्सीलरेशन में हमने कोई चेंज नहीं लिया है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर यूज होगा, उस केस में यूज होगा जहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर होगा सी, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दैट मीन्स एक समान त्वरण होगा जहां पर, वहां पर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ मेजर ऑफ। ये तो सीधे सीधे रिवीजन में हम लोगों ने देखा था। अगर आप एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें और वाई एक्सिस पर आप ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया है टाइम और वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ले लिया है, ठीक है। तो इस जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे अलग अलग केसेस लेकर के, यानी पॉइंट्स लेकर के, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, किस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है ना, t1 पे v1 वेलोसिटी, t2 पर v2 वेलोसिटी, इस तरह से सारे पॉइंट्स लिया और ग्राफ बना दिया, ठीक है। जो ग्राफ आता है उस ग्राफ के नीचे का एरिया, ठीक है, वो एरिया आपको क्या देगा, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। मान लीजिए अगर वेलोसिटी फिक्स है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया था, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा था तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आया था। पर किसी भी केस में अगर आप मान लीजिए, हम सिंपलेस्ट केस ये देखें, यहां वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का एरिया निकालें, तो मान लीजिए टाइम t1 से टाइम t2 तक, है ना, ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया का मतलब ये टाइम इनटू ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी और एरिया अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ तो सिंपलेस्ट केस जब लिया तो रेक्टेंगल दिख रहा है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये होगा यहां से यहां तक, यानी कि ये वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगाइए तो ये आपको वेलोसिटी इनटू टाइम ही देता है, ये वाला एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, अब अगर हम जनरल केस में जाएं तो भी यहाँ भी आपको मिलेगा वही जो यहाँ मिल रहा है, बस शेप का अंतर है, यहाँ रेक्टेंगल बन जाता है और यहाँ अदर शेप में आएगा। पर वो जो एरिया निकालेंगे आप, वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आंसर में क्या आएगा, जो आंसर में है वो बी, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, सही आंसर आपको मिलेगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो अभी जो हम लोगों ने ग्राफ देखा, अगर इसके नीचे का एरिया हमने निकाला, सिंपलेस्ट केस में देखा तो ये आया रेक्टेंगल, अगर दूसरे केस में देखेंगे शेप बदल जाएगा, पर एरिया देता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी का स्लोप देखें तो सबसे आसान होता है इस वाले शेप से इसको समझना, पर उसे हम जनरल किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक, अगर इसी ग्राफ को आप यूज करें और इसका स्लोप निकालें, ठीक है, तो स्लोप कैसे आ सकता है? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने कौन सा केस, किसी भी केस के लिए हम जनरलाइज उसे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ये सिंपल केस जो आसानी से हम समझ सकते हैं उसको हमने लिया। अब इसका स्लोप हमें निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कराइए और इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दीजिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये एक ट्राइंगल आपके पास बनके तैयार हो गया। अब इस ट्राइंगल से स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब tan ऑफ थीटा, ये है अगर थीटा तो tan ऑफ थीटा, और tan थीटा क्या होगा? दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है, मान लीजिए यहाँ से u से v तक वेलोसिटी गई, तो ये v माइनस यू, इसको देखते ही आप समझ सकते हैं। देखिए v क्या है? 0 से यहाँ तक की वैल्यू, और u क्या है? 0 से यहाँ तक की वैल्यू। तो इस पूरे v में से ये u निकाल दीजिए, यानी ये बचा आपका, ये क्या है? v माइनस यू, ठीक है, ये आपको v माइनस यू दे रहा है, तो ये बन गया आपका v माइनस यू। इसी तरीके से यहाँ टाइम निकालेंगे तो ये आपको डेल्टा t या t2 माइनस t1 दे देगा। अब स्लोप क्या होगा? tan थीटा, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v माइनस यू अपॉन डेल्टा t, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये स्लोप हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और ये क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि एक्सीलरेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में लिखेंगे त्वरण। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूसिंग, है ना, ये अच्छे से हम लोगों ने रिवाइज किया है। पिछले वीडियो में एक्सीलरेशन की बात की गई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसे हमने पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहा था, वेलोसिटी घट रही है तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा गया था। लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन का ही एक और नाम था रिटार्डेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मंदन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूसिंग इट इज सेड टू हैव, वेलोसिटी घट रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या पॉजिटिव एक्सीलरेशन? तो फ्रेंड्स देखिए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी इसकी रिड्यूस हो रही, घट रही है, इसका मतलब इसमें, अब देखिए रिटार्डेशन यस है, नेगेटिव एक्सीलरेशन वही तो है, इसका मतलब यहाँ पे डी पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हैं। फ्रेंड्स, जब इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने होते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। कई बार आप लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और आपने देखा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूसिंग इट इज सेड टू हैव, पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, जी करेक्ट है, आप फट से इस पे निशान लगाएंगे और ए आंसर फिल कर देते हैं। लेकिन अगर इस केस में आप ए लिख देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन भी है बोथ ए एंड बी, और चूंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट लेना है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब यही जो हमने पढ़ा इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रिटार्डेशन इज, क्या है रिटार्डेशन? पॉजिटिव एक्सीलरेशन? नहीं। नेगेटिव एक्सीलरेशन? यस। फोर्स अप्लाइड? नो। डिस्टेंस? नो। यानी कि रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। आंसर में बी पॉइंट करेक्ट है, ऋणात्मक त्वरण। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपसे कह रहा है अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक, इस वेलोसिटी से चल रहा था और इसके बाद 10 सेकेंड में वो रुक जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चला जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक लगा, ठीक, और ब्रेक लगने के बाद 10 सेकेंड उसे लगते हैं
और यहाँ तक आते आते वो रुक जाता है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब इन्होंने पूछा है आपसे रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन अगर आपको निकालना है इस केस में, तो कौन से इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं? आप इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। और आप इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से जानते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो कि यहाँ पहले बता दिया गया है रिटार्डेशन है, तो आप v इज इक्वल टू u माइनस ए टी भी कह सकते हैं इसको। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब चूंकि रिटार्डेशन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। ये तीन इक्वेशन है। अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ देखिए 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, यानी u की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। लास्ट पॉइंट पे v क्या हो जाता है? स्टॉप, रुक जाता है, यानी कि 0। तो u और v पता है, टाइम पता है 10 सेकेंड, a पूछा है, तो देखते ही आपको पता चल गया, इसी से आपको मिल जाना है आंसर, है ना। v की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल टू u कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस a निकालना है, t कितना है? 10 सेकेंड। अब साइड्स चेंज करेंगे, इस वाले को इधर लेकर के आप आ जाएंगे, तो 10a इज इक्वल टू 50 आएगा, और इसे आप सॉल्व कर देंगे तो a इज इक्वल टू 50 अपॉन 10, यानी कि 5 मीटर, साफ साफ लिख दो इसे मैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स उसे इस तरीके से पढ़ेंगे, पर सोल्यूशन तो वही होगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ बॉडी स्टार्टिंग एट अ पॉइंट से ए, किसी पॉइंट ए से एक बॉडी स्टार्ट करता है मूवमेंट अपना, रीचेस से बी, ए से चलता है और बी तक पहुंच जाता है, ahead in a straight line and returns back to A, ठीक है। बॉडी स्टार्टिंग एट अ पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, आगे चल के बी तक जाता है, ठीक है, फिर वापस चलता है, रिटर्न्स बैक टू ए, और फिर यहां से वापस आता है ए तक, ठीक है। देन देयर इज, अब क्या पूछा इन्होंने? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ये आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जहां मोशन का रिवीजन किया, वहां हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति को माइनस प्रारंभिक स्थिति, है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति। जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या आएगा? जीरो, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जब इसे आप हायर क्लासेस में और जाके आगे सॉल्व करेंगे, जहां आप वेक्टर की बात करने लगते हैं और वेक्टर को कुछ आई जे के इन नोटेशंस में लिखते हैं, तो वहां पर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप सॉल्व करते हैं। पोजीशन वेक्टर आप लेते हैं, मान लीजिए किसी एक का पोजीशन वेक्टर आप x1 लिख रहे हैं, दूसरे का पोजीशन वेक्टर आप x2 लिख रहे हैं, और इन्हें आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो आई जे के फॉर्म में आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिलता है, ठीक है। यहाँ क्या है? जहां से चले वही लौट आए, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आप करेंगे तो जीरो आएगा, शून्य। इसका मतलब यहाँ सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि वो होगा आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर इस तरीके की कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट में लिखिए, और हम उस पर भी अलग से वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे, जिससे आप सबसे आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से उसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्ट यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। जी, एक्सीलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया और अभी भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा था। अच्छा, वेलोसिटी की एसआई यूनिट अगर आप देखें तो मीटर पर सेकेंड, है ना, तो v की भी मीटर पर सेकेंड होगी
और u की भी मीटर पर सेकेंड। v में से u माइनस करेंगे तो इस वैल्यू यानी v माइनस u की भी यूनिट कितनी आएगी, मीटर पर सेकेंड, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए मास है किलोग्राम में, तो मास में से मास को ही माइनस करेंगे, कभी मास में से आप डिस्टेंस यानी मीटर को नहीं माइनस करते। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ आप देख लीजिए कि v की जो यूनिट है वही u की भी यूनिट होगी और वही सेम यूनिट v माइनस u की भी होती है। ये अच्छे से समझ के रखिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो बिना किसी संकोच के कमेंट में लिखिए और उसे हम अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे। अब v माइनस u की यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो v माइनस यू अपॉन टी जो कि आपका एक्सीलरेशन है, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसको सॉल्व करिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये तो ऐसा ही सिस्टम में है ना, अगर किसी और सिस्टम में देखें तो मीटर किसको नापता है, लंबाई को, तो मीटर की जगह आप किलोमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसी तरह टाइम की जगह यहाँ सेकेंड स्क्वायर है, हो सकता है टाइम को आप मिनट में नाप दें तो ये मिनट स्क्वायर हो जाएगा, हो सकता है इसको आप आवर्स में नाप दें तो ये आवर्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे जहां जरूरत है। लेकिन अगर लेंथ की यूनिट को टाइम की यूनिट की स्क्वायर से डिवाइड किया गया है तो ये पूरी यूनिट किसकी बनेगी, एक्सीलरेशन की ही बनेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं कहा गया कि एसआई या कौन सी यूनिट, हमें एक्सीलरेशन की यूनिट पहचाननी है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी हाँ एक्सीलरेशन की यूनिट है। किलोमीटर पर आर स्क्वायर, जी हाँ एक्सीलरेशन की यूनिट है। किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, जी हाँ एक्सीलरेशन की यूनिट है। लेकिन यहाँ है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, ये एक्सीलरेशन की यूनिट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट यूनिट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर जो हम लोगों ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला था, है ना, तो वो क्या निकल के आया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जब एरिया आप निकालेंगे वो किसी भी केस में हो सकता है, आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी हो सकता है और वेरिएबल भी। सबसे आसान केस है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। देखें तो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने देखा था टाइम t1 से टाइम t2, यानी ये हो गया t2 माइनस t1, ठीक है। ये बन गया आपका t2 माइनस t1, ठीक है। ये वाली आर्म आ गई और इधर आप देखें तो ये है एक्सीलरेशन और एरिया अगर देखें तो यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करें तो ये एरिया आ जाएगा। और लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मतलब है एरिया इनटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी, है ना, ये आएगा। और ये इस पर्टिकुलर केस में है, लेकिन इसे किसी भी जनरल केस में आप ले सकते हैं। एरिया ए इधर है, टाइम इधर है, हो सकता है इसका शेप ये हो या कोई और भी हो सकता है, पर ये देगा क्या वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किया था। तो ये a इंटू डेल्टा टी, ये आपको क्या दे रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये आपको दे रहा है v माइनस u, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ये हमें मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नीचे का जो एरिया है वो हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। अब यहाँ देखें क्या क्या है, a पॉइंट आपको दे रहा है एक्सीलरेशन, त्वरण, तो ये एरिया आपको त्वरण नहीं दे रहा है। अगला पॉइंट आपको क्या दे रहा है, टाइम, तो टाइम भी आपको नहीं मिला। सी है चेंज इन वेलोसिटी, जी हाँ चेंज इन वेलोसिटी मिला और फोर्स भी नहीं मिला, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ये आपको आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, है ना, एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, ये था आपके पास।
एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक, वेक्टर और स्केलर आपने पढ़े हैं, सदिश और अदिश राशियां आपने पढ़ी हैं, उसमें आपने देखा कि त्वरण क्या होता है। जी बिल्कुल सही, ये एक सदिश है ना, वेक्टर है। अगर कोई डाउट है तो इसी चैनल पर वेक्टर्स के रिगार्डिंग भी वीडियो है, आप उसको देखिए। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका, तो आप कमेंट में लिखिए और मैं कमेंट चेक करके उसका अलग से वीडियो आपको दे दूंगी। यहाँ देखिए ये एक वेक्टर है, तो इसकी वही डायरेक्शन होगी जो इसकी डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u, है ना। तो यहां से आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, वही होगा जो कि डायरेक्शन किसका है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ चारों ऑप्शन आप चेक करिए, बी इज द राइट ऑप्शन। चेंज इन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी मतलब क्या है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सेम आएगी वैल्यू, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो सर्कुलर पाथ पर है, यानी यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन सर्कल पर है, तो उसे आप कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, देखिए ये अगर यहाँ कुछ आपको डाउट भी रह जाता है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में लिखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन में कंफ्यूज मत होइएगा, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। ठीक है, अगर यहाँ बाई मिस्टेक कोई वर्ड इधर उधर हो जाता है तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, कमेंट सीधे डालिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीजें इधर उधर हो जाएं। तो अब यहाँ देख लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन सबसे पहले, यानी गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, है ना। यानी अगर डेल्टा टी टाइम में एक बार आप चल रहे हैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस, तो अगले डेल्टा टी में भी डेल्टा एक्स डिस्टेंस ही चलेंगे, है ना। यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक, ये कंडीशन लगी, साथ में वो सर्किल पर भी चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट जो है वो आपका असर्शन है, कथन। वो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसको सुनते ही कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि जब यूनिफॉर्म कह रहे हैं, जब हम यूनिफॉर्म कह रहे हैं तो फिर एक्सीलरेटेड कैसे। फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म क्या कहता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, दूरी की बात। लेकिन सर्कल पे चल रहा है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। अच्छा, डायरेक्शन बदल रहा है, यानी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है पर वेलोसिटी बदल रही है। अब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है रिवीजन में, है ना। और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट लिखिएगा। तो डायरेक्शन बदल रही है, तो यहां से अगर हम निकाले, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदल गई, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और डायरेक्शन यानी दिशा भी है। परिमाण मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है पर डायरेक्शन बदलते ही वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी कब बदलती है, जब एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट है, समान समयांतराल में समान दूरी तय किया है इसने, लेकिन डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बदली, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन है। अब इस एक्सीलरेशन है, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो रीजन दिया गया
वो ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, यही हम लोगों ने डिस्कस किया। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना, एक्सीलरेशन है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी बदल रही, वो कांस्टेंट नहीं है। अब ऑप्शन क्या दिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, जी हाँ दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही सेंटेंस है। दूसरा कह रहा है ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत सेंटेंस है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, गलत, ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे यहां से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉडी ट्रेवल्स along a straight path, a body travels along a straight path, सीधी रेखा पे एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, from its initial position to a point 20 मीटर अवे, इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, वहां तक कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, एंड देन रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जहां से चला था यहां से 20 मीटर गया और वापस आ गया। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, कुछ ऐसा ही हम लोगों ने शुरू में किया था, ए से बी तक गया और वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, इसी तरह, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन 0 होगा, ठीक, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज 0 मीटर का चेंज आया पोजीशन में, तो फर्स्ट एक पॉइंट तो यहां से हमने निकाल लिया, चेंज इन पोजीशन इज 0। लेकिन अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन 0 या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो 0, क्योंकि चेंज इन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट, पर डिस्टेंस क्या होती है, टोटल कवर की गई जो पाथ की लेंथ है, पाथ लेंथ टोटल कवर्ड, वो होती है डिस्टेंस। तो ए यहां से यहां तक जाना और वापस आना, तो ए से यहां तक गया यानी 20 मीटर और 20 मीटर वापस आया, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई, 20 + 20 यानी 40 मीटर। तो यहां सेकेंड पॉइंट पे क्या आना चाहिए, 40 मीटर, तो आंसर क्या हुआ, बी, 0 मीटर फर्स्ट पॉइंट वाला और 40 मीटर सेकेंड पॉइंट वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे यहां से नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज पैराबोलिक। ठीक है, एक कोई बॉडी है जिसका पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो कुछ ऐसा शेप बनी है ना, या ऐसा शेप बनी, एक ऐसा भी बन सकता है ना, ये वाला यहां बनाया तो ऐसा बन जाए, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक शेप। ठीक है, ये है आपके पैराबोलिक शेप। अब अगर कहा जा रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑफ अ बॉडी इज पैराबोलिक, देन द बॉडी इज, अब बॉडी का मोशन कैसा होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब फ्रेंड्स, जब पोजीशन टाइम ग्राफ है तो टाइम हम यहां लेंगे और पोजीशन को हम यहाँ एक्स से दिखाएंगे, स्मॉल एक्स ले लिया, ऐसा दिखाया। ठीक है, अब पैराबोला, मान लीजिए इस पैराबोला की बात करें तो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, इक्वेशन आएगी x² = 4ay। ठीक है, x को हमने कैपिटल लिया है तो हम इसको कैपिटल कर दें जरा सा, यानी x² = 4ay, ये इस पैराबोला का इक्वेशन लिखा जाएगा। अब यहां से देखिए, ये x का स्क्वायर, यानी x को पॉजिटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव ही आएगा इस इक्वेशन से, है ना, और x को नेगेटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव ही आएगा इस इक्वेशन से, है ना। आप रख के देख लीजिए, -2 लिखिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी +4, और +2 लिखिए आप, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी +4, है ना। तो x प्लस है या माइनस है, y हमेशा पॉजिटिव, x प्लस की तरफ है तो भी y पॉजिटिव,
x माइनस की तरफ है तो भी y पॉजिटिव। तो ये वाला इस फॉर्म के पैराबोला के लिए ये इक्वेशन हो गया। अब इससे अगर कंपेयर करें हम पोजीशन टाइम ग्राफ को, तो जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह टाइम का स्क्वायर अगर आता है और दूसरी साइड प्रोपोर्शनल होकर के यहाँ कुछ 4a ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हमने प्रोपोर्शनल लगा दिया, दूसरे साइड यहाँ y था तो यहाँ उसकी जगह स्मॉल x। अगर ऐसा रिलेशन कुछ बनता है जिस भी केस में तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज पैराबोलिक देन द बॉडी इज। अब बॉडी कैसी होगी, कैसा बिहेव करेगी, है ना। तो ऑप्शन पहले ही क्या दे रहे हैं, ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सी कह रहा है एट रेस्ट विथ सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, एट रेस्ट विथ जीरो इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड। चारों पॉइंट को आप समझ लीजिए, लेकिन पहले हम ये कंडीशन तो निकाल लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और राइट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाकी चीजें ले। इसको आपने नोट कर लिया होगा तो हम थोड़ा सा ऊपर जो बनाया है उसको हम रब कर दें जिससे हमें यहीं पे जगह मिल जाए और हम आसानी से उसको समझ सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो फटाफट इसको क्लीन कर लेते हैं जिससे इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से समझ सकें ना। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, बी पॉइंट क्या कहता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज द राइट आंसर। क्यों राइट है ये हम समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़े हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जहां अप्लाई हो रहे थे वो कौन से केस थे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस थे। ठीक है, सब में एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। अब यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही हमने क्यों कहा, और जहां जहां यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वहां कह रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडीज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा, कुछ इस टाइप का केस आएगा। कहां से निकाल सकते हैं, देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर आप यूज कर लें इसमें, और s को हम पोजीशन के टर्म्स में अगर लिखें, मान लीजिए हम कहते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द s। ठीक है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें मान लीजिए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 कह लें तो ये सीधे से आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ a अगर यूनिफॉर्म है तो ये कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो 1/2a कांस्टेंट होगा, a कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी कुछ ऐसा ही केस आ गया। और ये किसके लिए था, ये था पैराबोला के लिए, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही वो केस होगा जहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक आता है, परवलयाकार आता है, वो पहला केस यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अब मैं सी और डी भी यहां आपको बता दूं, आंसर तो बी हो गया। सी अगर कह रहा है एट रेस्ट विथ सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब सी पॉइंट क्या कहता है कि कुछ प्रारंभिक दूरी तय करने के बाद ऑब्जेक्ट आपका रुक जाता है, तो वो केस भी यहां नहीं आया। और दूसरा कह रहा एट रेस्ट विद जीरो इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जीरो से ही नहीं चला, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे बना है। मान लीजिए यहाँ टाइम आप लेते हैं और यहाँ पोजीशन लेते हैं तो ऑब्जेक्ट यहीं पे बना हुआ है, टाइम चाहे जहां चला जाए ऑब्जेक्ट यहीं पे है। अगर कहा जाए सी वाला एट रेस्ट विथ सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, तो प्रारंभिक दूरी कुछ तय करने के बाद यहां से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, यानी अब टाइम तो बढ़ेगा लेकिन दूरी उतनी ही रहेगी, लेकिन कुछ प्रारंभिक दूरी तय किया। ये अगर कहा ये है एट रेस्ट विद जीरो इनिशियल डिस्टेंस तो ग्राफ यहीं पे आ जाएगा पोजीशन टाइम, है ना, ये इस केस के लिए है। लेकिन अगर पैराबोलिक है तो आंसर होगा इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अगर पैराबोलिक है, कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ, याद रखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
a bus starting from rest. A bus starting from rest with uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, रेस्ट से स्टार्ट करता है यानी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड इट्स वेलोसिटी when it has traveled a distance of 1 किलोमीटर. आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है कब, जब इसने डिस्टेंस टोटल कितनी कवर्ड कर ली, 1 किलोमीटर. अब यूनिट तो सेम हर जगह रखनी है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. इसी तरीके क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिससे आंसर आप नहीं निकाल पाते. देखिए यहाँ डिस्टेंस के लिए एक्सीलरेशन में क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, तो यहाँ लेंथ के लिए मीटर यूज किया गया पर यहाँ किलोमीटर. तो अब हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर. ठीक, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 1000 मीटर. अब यूनिट तो सेम हो गई. अब क्या हमें देखना है, क्या चीज पूछी गई है, तो पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना. क्यों, 3 इक्वेशन है, उनको आप चेक कर लीजिए, उनमें से कौन सा अप्लाई करें कि जो आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर हमें मिल सके. तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या चीजें, s मालूम है, a मालूम है, u मालूम है, v निकालना है, तो यही इक्वेशन तो सुटेबल होगा. तो यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी 0 प्लस 2 इंटू a यानी 5 इंटू 1000. बस इसको सॉल्व कर दीजिए और v का स्क्वायर रूट करिए, आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, जिसमें a में आंसर नहीं है, b में नहीं है, c में नहीं है, d इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर d राइट आंसर होगा. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट करेंगे. हिंदी मीडियम के 2 ऑप्शन हमें अगले पेज में मिलने वाले हैं जो यहाँ दिए गए हैं. तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हम इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिससे आप एक एक करके सारे 30 क्वेश्चंस अच्छे से समझ सकें. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ बॉडी इज मूविंग in a circular path of radius r. A body is moving in a circular path of radius r. सेंटर से यहाँ circumference तक जो पॉइंट है, ये रेडियस इसका वो r है. The displacement after half circle would be. देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल. अब हाफ सर्कल आपको दिखाना, चलिए डिफरेंट कलर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं. सोचिए आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ए है और ए से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना, ये सर्कल उसका पाथ है. ए से स्टार्ट किया और हाफ सर्कल कवर करके यहाँ तक आ गया. ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए पे था और बी पर आकर के रुका. ठीक है, अब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना. तो मैंने आपको बताया भी है कि जब आप बहुत डिटेल में पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग कुछ आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लिखते हैं और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. पर यहाँ सीधे सीधे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा. और ये किसके बराबर है, ये हाफ है आपका रेडियस r और इधर हाफ ये है रेडियस r. तो दोनों को मिला दें तो कितना हो गया 2r. यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. और इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नीचे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है. त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर एक पिंड गति कर रहा है, आधा वृत्त चलने के बाद विस्थापन होगा, कितना होगा
बी इज द राइट ऑप्शन 2R। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसी में थोड़ा सा और आप जो नॉलेज हम लोगों ने रिवाइज किया है डिस्टेंस के बारे में उसको लगाइए और आंसर मिल जाएगा। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। देखिए फिर से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, R है, ओके। इस पर चल रहा है, अब इसी सर्कुलर पाथ पे है, यानी मान लीजिए यहाँ ए से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और ए से चलते हुए हाफ सर्कल अगर ये कवर करता है ना, आधा सर्कल कवर किया और ये बी पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपने निकाला था यहाँ से यहाँ तक, यानी 2R के बराबर डिस्प्लेसमेंट आया था। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के आपसे कहा डिस्टेंस कवर्ड, और रिवीजन में हम लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस कवर्ड का क्या मतलब है, टोटल पाथ लेंथ कवर। तो जो पूरे रास्ते की लंबाई है जो आप कवर कर रहे हैं या जो मूविंग बॉडी है वो कवर कर रहा है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ ए से ऑब्जेक्ट चलता है और चलते हुए बी तक आता है। देखिए जो लाइन ड्रॉ, जो पाथ ड्रॉ हो रहा है ना, उसकी लंबाई आपको निकालनी। देखिए यहां से चले और ये बी तक पहुंच गए, तो ये कितना हुआ, ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है उसका हाफ ही तो है। इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, पूरी सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है उसका हाफ आपने लिया, तो ये वाला बन गया। अब सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, और उसका हाफ कर दीजिए तो πr। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ, πr, यानी कि C। अब इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, त्रिज्या R के वृत्तीय पथ पर एक पिंड गति कर रहा है, आधा वृत्त चलने पर तय की गई दूरी होगी। दूरी, डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके पहले था, है ना। तो यहाँ ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम बेस्ड है और वो डायग्राम भी आपके लिए दिया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है 4 कार्स ABCD, है ना, 4 कारें आपने ली हैं जिनका नाम दिया है ABCD, आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड, है ना, एक समतल सड़क पर, समतल और सीधी सड़क पर गति कर रही हैं 4 कारें, ठीक है। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन द फिगर। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोगों ने रिवाइज किया है पिछले वीडियोस में, है ना। यहाँ आप अगर डिस्टेंस लेते हैं यानी कि दूरी, है ना, और यहाँ आप लेते हैं टाइम यानी कि समय, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने 4 कारों के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। कुछ इस तरीके का भी डायग्राम हम आपको देने वाले हैं 4 कारों के लिए, एक ABCD इस तरह से, है ना। और यहाँ से हमें इस डायग्राम को देख करके पहचानना होगा कि करेक्ट स्टेटमेंट जो ऑप्शंस दिए हैं, ABC दिया है और D ऑप्शन नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया है, वहां आपको मैं दिखा देती हूँ। इतना क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट कर लीजिए जिससे नेक्स्ट पेज ओपन होने पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये इस डायग्राम की बात हमने की आपसे। देखिए आपने ये y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है और x एक्सिस पर आपने टाइम लिया है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। A कार के लिए ड्रॉ किया तो ये वाली लाइन आ गई, है ना। जब B कार के लिए ग्राफ बनाया तो ये लाइन आ गई, जब C कार का बनाया तो ये आई, और D कार का बनाया तो ये वाली आ गई। इस तरीके से चारों कारों के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। और चारों ऑप्शन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने लिख लिया है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने नीचे दे रखा है। अब आप डायग्राम के साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा तो क्वेश्चन अपने सामने अपनी कॉपी वाला रख लीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को वही चीज यहाँ दी है, 4 कारें ABCD समतल सीधी सड़क पर गतिमान हैं, उनके दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। अब हमें सही कथन ढूंढना है, यानी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक। अगर ग्राफ प्लॉट करने में भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो झट से कमेंट लिखिए, मैं उसका अलग से वीडियो आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। अब यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपने देखा, इसके बेस पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता, कार A
कार डी से तीव्र है, यानी ये कह रहा है कि कार ए कार डी से ज्यादा तेज चलता है। अच्छा, जब हम लोगों ने रिवीजन किया है मोशन के लिए, है ना, अभी इसी चैनल में एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया है मैंने, शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट एंड फास्ट रिवीजन है जो आपने इंटरेस्टिंग तरीके से किया मोशन का। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, है ना, यहाँ टाइम आप लेते हैं और यहाँ आप लेते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ऐसा किसी भी शेप में आता है, ये हम एक सिंपल केस यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमने लिया, और इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है, स्पीड, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां से अगर हम दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू हम करते थे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, पिछला वीडियो भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वहां से भी क्लियर ना हो तो फिर से कमेंट करिए, मैं अलग से इसको डिस्कस कर लूंगी। तो जब आप ये डिवाइड करके निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, तो आपको इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी कि ये अगर थीटा है तो इसका टैन थीटा वैल्यू मिल जाती है, जो कि इसकी स्पीड देती है। तो ये टैन थीटा यहां से जो निकला, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस जब हमने किया तो टैन थीटा आया, इसकी वैल्यू जो टैन थीटा आई, ये जो ज्यादा आ रही है, फिर से समझ लीजिए, टैन थीटा कहीं अलग से नहीं आ रहा है। टैन थीटा कैसे निकला, ये वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, है ना, जो क्या है, स्लोप है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, ठीक, और स्लोप कम तो स्पीड कम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा, है ना, तो स्पीड ज्यादा, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब जो ज्यादा खड़ा है उसका स्लोप ज्यादा, जो कम खड़ा है उसका स्लोप कम, है ना। कम स्लोप तो स्पीड कम, यानी जो कम खड़ी लाइन है उसका मतलब क्या, उस कार की स्पीड कम, जो ज्यादा खड़ी लाइन है इसका मतलब उस कार की स्पीड ज्यादा। तो यहां अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा खड़ी लाइन है, यानी सी। सबसे कम स्पीड किसकी, बी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, कार ए कार डी से तीव्र है, कार डी का स्लोप ज्यादा और कार ए का कम, तो कार ए तो डी से स्लो हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई, है ना। तो ये कह रहा कार ए कार डी से तीव्र है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही ऑप्शन नहीं है। फिर ये कह रहा है कार बी सबसे धीमी है, ठीक है, तो स्लोप सबसे कम किसका है, कार बी का, तो यस कार बी सबसे धीमी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, तो एक को ही देखकर रुकना नहीं होता, आगे के ऑप्शन भी चेक कर रहे होते, कभी कभी उससे भी इफेक्ट पड़ जाता है रिजल्ट पर। तो कार डी, अगला ऑप्शन है कार डी कार सी से तीव्र है, तो सी का स्लोप ज्यादा है, तो कार डी कार सी से तीव्र नहीं है, बल्कि कार सी ज्यादा तेज चल रही है, ठीक है। कार सी सबसे धीमी है, नहीं, कार सी तो सबसे तेज है, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। तो राइट स्टेटमेंट इज बी। सो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कार भी सबसे धीमी चल रही है, ठीक है। यही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कार इज मूविंग along a straight road with uniform velocity. करेक्ट ग्राफ इज, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया है। हम नेक्स्ट पेज से भी उसको ले लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक सीधी सड़क पर कार एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान वेग से, ध्यान दीजिएगा, समान वेग है तो क्या होता है, एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमें करेक्ट ग्राफ पहचानना है, ठीक है। करेक्ट ग्राफ पहचानने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं जरा सा और देखते हैं क्या क्या डायग्राम हमें दिए गए हैं। तो और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ क्वेश्चन भी है, इंग्लिश मीडियम ने कॉपी में नोट कर लिया होगा, हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। एक कार एक समान
वेग से सीधी रेखा पर गतिमान है, ठीक है, एक समान वेग से सीधी रेखा पर गतिमान है, सही ग्राफ है। तो इसमें सही ग्राफ कौन सा होगा, है ना, समान वेग से, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रही, जो स्टार्टिंग में थी वही एंड तक रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तो पहला ही ग्राफ देखिए जरा सा, इधर टाइम है, टाइम बदलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वही अंत तक बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट ग्राफ इज द करेक्ट ग्राफ, है ना, क्योंकि दूसरा वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है, दूसरा वाला ग्राफ दिखा रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। इस पॉइंट पे देखिए टाइम इतना तो वेलोसिटी इतनी, यहाँ पहुंच गया टाइम बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ रॉन्ग होगा। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में, तो यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घटती जा रही है। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे आइए टाइम इतना हुआ तो वेलोसिटी घट गई, यहाँ और टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी और घट गई। तो ये ग्राफ भी करेक्ट ग्राफ नहीं है। और जो नेक्स्ट है डी ग्राफ है, ये क्या कह रहा है, टाइम के साथ इसने पोजीशन ड्रॉ कर दिया है, स्थिति, और ये कह रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन भी इसकी नहीं बदल रही है। टाइम बढ़ता जा रहा, टाइम 0 है तो भी वही पोजीशन, कुछ और टाइम पे भी वही सेम पोजीशन, कुछ और टाइम पे भी सेम पोजीशन, तो पोजीशन इसकी बदल ही नहीं रही है, वेलोसिटी की तो बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक। तो जो पूरे रास्ते की लंबाई है वो हम लोगों ने बार बार आज भी बोला और पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि टोटल पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, दिए गए समय अंतराल में किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई है ए दूरी। पूरे जो रास्ते की लंबाई है वो क्या होती है, दूरी, है ना। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की समय दर। और फोर्स तो आप जानते हैं कई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इस जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हुआ, ए डी, ए डिस्टेंस, है ना, सॉरी डी नहीं, ए यानी डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज ए डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्या कहता है, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity time graph is parallel to time axis, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी लेना और यहाँ पे टाइम लेना, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दैट मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी, जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी थी वही किसी और टाइम पे वेलोसिटी इज फिक्स। तो जब वेलोसिटी फिक्स है और एक्सीलरेशन अभी भी हम लोगों ने क्या बोला, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, जीरो चेंज है, तो 0/t यानी कि 0, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एक्सीलरेशन 0। यहाँ ए ऑप्शन में तो आपको जो ऑप्शन दिया है ए में वो है इन्फिनिटी, तो सो इट इज द रॉन्ग आंसर। अगला ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, तो अगला ऑप्शन है आपके लिए 1, तो ये भी नहीं होगा 21 में, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सी पे 0, दिस इज द राइट आंसर, डी भी रॉन्ग है, यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एक पिंड जिसका वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है का त्वरण है, क्या होगा, सी 0, सी इज द ऑप्शन जिसमें आंसर क्या दिया है 0, ठीक है। फिर देखिए a freely falling body is said to be moving with ऑब्जेक्ट, किसी भी हाइट से आपने फॉल करा दिया, फ्री फॉल में है, यानी कि
अंडर ग्रेविटी वो फ्रीली फॉल कर रहा है, उसके अलावा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो जब फ्री फॉल कर रहा है तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, जब फ्री फॉल कर रहा है तो पहला पॉइंट कहता है कि उसमें क्या होगा? कांस्टेंट लेकिन नॉन जीरो एक्सीलरेशन। तो यस, फ्री फॉल का मतलब अंडर ग्रेविटी ना, और ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो नॉन जीरो होता है। नॉर्मली हम इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, जो कि जीरो नहीं है, और ये फिक्स वैल्यू है ना। आप अलग अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे उसे कहते हैं कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बदलता, यानी जिस एरिया में आप मेजरमेंट कर रहे हैं वहां हम उसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, मैंने क्यों कहा बदलना है? क्योंकि आपने पढ़ा है अर्थ में इक्वेटर्स पर अलग वैल्यू और पोल्स पर जी की अलग वैल्यू होती है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बदलती है, लेकिन अर्थ पे जिस पोजीशन पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसके आसपास इतनी तेजी से नहीं बदलती, यानी यहाँ इस पोजीशन पे तो हम जी को फिक्स ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया? कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन होगा, जो कि राइट ऑप्शन है। दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो वहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हमें ये ऑप्शन तो राइट है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है इसमें? कि समान समयांतराल में समान दूरी, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि यहाँ पे ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब ये वाला होल्ड कर रहा है तो आप इस ऑप्शन को राइट नहीं कहेंगे, इसे हम नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म तो तब होता जब रैंडमली इसमें कहीं चेंज हो रहा होता। मान लीजिए 2 सेकेंड का टाइम दिया तो यहाँ पे कभी 4 मीटर डिस्टेंस चल गया, फिर अगला 2 सेकेंड का टाइम दिया तो हो सकता है 3 ही मीटर चली हो, फिर अगला हमने 2 सेकेंड का टाइम दिया तो ये हमारा अगला मान लीजिए 7 मीटर की डिस्टेंस कवर कर गया, फिर हमने 2 सेकेंड का टाइम दिया तो ये फिर आ गया मान ली फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर गया। मतलब यह कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ रही हो, इक्वल इंटरवल टाइम तो दिया लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं हुई, है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ऐसा केस भी यहाँ पे हमें नहीं मिलता है, ऐसा रैंडम मूवमेंट नहीं मिलता है, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को राइट ऑप्शन नहीं ले सकते। जीरो वेलोसिटी तो ऐसा भी नहीं है, ऊपर से आपने इसको ड्रॉप कराया तो इस जी एक्सीलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो जी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, उस पे बेस्ड है क्वेश्चन, देखिए आप आराम से समझ सकते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 10 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ आप ड्रॉ कर लीजिए, इसका डायमीटर यहाँ पे क्या लिया गया? डायमीटर आप समझते हैं व्यास, है ना, डायमीटर है इसका 10 मीटर्स। ठीक है, ये डायमीटर हम लोगों ने ले लिया। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स 2.5 रिवॉल्यूशन। अभी डिस्प्लेसमेंट वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो हाफ रिवॉल्यूशन का था। अभी हमने क्या कहा? मान लीजिए यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और ये 2.5 यानी कि 2.5 चक्कर पूरे कर लेता है। 10 मीटर व्यास की वृत्तीय पथ पर चल रहा है ना, ये इसका वृत्तीय पथ हो गया, इस पर चल रहा है, ए से स्टार्ट किया और ये 2.5 यानी 2.5 चक्कर पूरे करता है। जब 2.5 चक्कर पूरे करेगा उस स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बताना, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक रिवॉल्यूशन किया उसने तो फिर यहाँ आया, दूसरा किया फिर ए पर आ गया, हाफ नेक्स्ट किया तो यहाँ आ गया, यानी ये बी पोजीशन पे आ गया। अब देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या डिफरेंस आ रहा है? वही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी बी और ए के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो कितना है? इसी डायमीटर के बराबर, यानी 10 मीटर इज द राइट आंसर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आराम से देख सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है और आपने क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 आपने सॉल्व कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 30 सेकेंड्स। तो आपको स्पीड दिया है, टाइम दिया है, आप जानते हैं फॉर्मूला। अगर मोशन चैप्टर आपने रिवाइज किया है मेरे साथ तो आपको याद आ गया होगा। स्पीड अगर निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, जी बिल्कुल राइट आप कह रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिए। स्पीड के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये क्या देगा आपको, डिस्टेंस यानी कि दूरी, है ना। डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड यानी कि चाल इंटू समय यानी कि टाइम, है ना। अब स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो एक ही सिस्टम में हो, यानी लंबाई मीटर में है तो सब जगह मीटर में हो, टाइम सेकेंड में हो तो सब जगह टाइम सेकेंड में हो। तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, बहुत सही बात है, मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है, 30 सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 30 यानी कि 600, और ये क्या निकल है, डिस्टेंस किस में निकलेगा, जो यूनिट यहाँ लेंथ की है यानी कि मीटर, तो ये 600 मीटर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट लिखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, दोनों के लिए, फॉर हिंदी मीडियम एज वेल एज फॉर इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, आप आराम से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपने किया। 24 क्वेश्चन नंबर के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, यहां आप लेते हैं टाइम और यहां आप लेते हैं डिस्टेंस, और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना। ये टाइम एक्सिस ही नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लीजिए इसके पैरेलल तो यहाँ कहीं पे है। देन द बॉडी इज, अब हमें यहाँ पहचानना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है इस केस में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चेक करिए, एट रेस्ट विद 0 इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, मान लीजिए कोई कार है, यहां से स्टार्ट करती है, ठीक, और कुछ दूर चलती है और जाकर रुक जाती है। अब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएं तो टाइम इधर जा रहा है, अच्छा, जहां से हमने देखा कि रुक जाती है, चल कर आई, यानी 0 डिस्टेंस नहीं बची, इनिशियल पोजीशन से कुछ दूरी चल के आई और उसके बाद वो रुक जाती है। तो अगर इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे वो 0 पोजीशन, स्टार्टिंग टाइम पर 0 पोजीशन पर नहीं है, बल्कि 0 पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाकर के तब रेस्ट पर आती है, डिस्टेंस उसकी फिक्स होती है। ठीक है, तो एट रेस्ट विद 0 इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अगर ये कह रहा 0 इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड तो ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होता तो ग्राफ हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा कहता है एट रेस्ट, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हर टाइम पर कांस्टेंट आ रहा है, पैरेलल है ग्राफ, तो रेस्ट पे तो ऑब्जेक्ट है लेकिन टाइम एक्सिस ही वो ग्राफ नहीं है, बल्कि इस टाइम पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और वही पोजीशन हर जगह हर टाइम पर मेंटेन है, यानी रेस्ट पर तो है लेकिन विद सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड। तो यही राइट ऑप्शन होगा कि रेस्ट पे तो है लेकिन
इनिशियली कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पर आया, तो बी राइट ऑप्शन है। अब सी क्या कह रहा है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको एग्जांपल देकर के भी एक्सप्लेन किया, यहाँ रेस्ट पर है, सीधी सीधी बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात ही नहीं आती है, और इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। डी कहता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो जब रेस्ट पर है एक्सीलरेशन का सवाल ही नहीं उठता, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में बी, एट रेस्ट विद सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ क्वेश्चंस और हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, न्यूमेरिकल रेशियो फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस भी देखा और डिस्प्लेसमेंट भी देखा। सर्कुलर पाथ के केस में तो हम लोगों ने देखा भी कि अगर हाफ सर्कल कवर करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2r, लेकिन अगर हाफ सर्कल कवर्ड में ही डिस्टेंस देखते हैं तो ये आता है πr, है ना, क्लियर है ये। अच्छा, कुछ केसेस में अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखें, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो ऑब्जेक्ट, है ना, यहां से चला यहां तक आ गया, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, और डिस्टेंस टोटल पाथ की लंबाई होती है, जितना रास्ता चला उसकी लंबाई होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश है वेक्टर, और डिस्टेंस हमारा अदिश है यानी कि स्केलर। इन सबको देखते हुए आप और एग्जांपल आप देखें तो इसके बेस पर आप कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालें तो या तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से छोटा हो जाता है, डिस्टेंस बड़ा हो जाता है ना, या तो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होंगे, है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से छोटा हो जाएगा। तो इसके बेस पे अगर इन ऑप्शंस को आप देखें तो आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये जो रेशियो आ रहा है ये या तो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। ये ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये राइट ऑप्शन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 में डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द टोटल डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, ठीक है। सर्किल वाला केस लिया है तो वहां पे अलग आया, और ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम आई, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, बस उसी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किस केस में द टोटल डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, यानी जो टोटल डिस्टेंस मूव्ड, जो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस तो स्केलर ही है, उसमें मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है लेकिन हर वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, इनमें से किस केस में इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो अगर हम कहें वैन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अगर गाड़ी सीधी सड़क पे चल रही थी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर था, यानी दिस इज द राइट ऑप्शन।
दूसरा क्या कह रहा है, अ वैन इज मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, तो सर्कुलर रोड में हमने एक किसी ऑब्जेक्ट की बात की थी, यहाँ उसकी जगह वैन कर दीजिए। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस अलग आया था और डिस्प्लेसमेंट अलग, तो ये भी रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के मोशन को भी आप ऑब्जर्व करके देखिए, डिस्टेंस तो हर बार बढ़ रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर नहीं है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप देखिए पेंडुलम में, पेंडुलम यहाँ है, यहां से यहां गया, उसने कुछ दूरी मान लीजिए x कवर किया, ठीक है, फिर यहां आया, फिर x कवर किया, पर यहां से वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया लेकिन डिस्टेंस 2x हो गया, तो यहां पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, अब सन के चारों तरफ प्लैनेट का मोशन देख लीजिए, यहां से प्लैनेट स्टार्ट करता है, ये मूव करके आगे, तो टोटल डिस्टेंस आप समझ सकते हैं ये वाला पाथ की लंबाई हो जाएगी, पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। यही चीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर कि गाड़ी सीधी सड़क पर गति कर रही है, ए राइट आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 एक पूरी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें ओडोमीटर, गाड़ियों में लगा हुआ एक मीटर होता है, उसके द्वारा क्या मापा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि ओडोमीटर किस चीज का मेजरमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, ओडोमीटर डिस्टेंस यानी दूरी का मेजरमेंट करता है। हर गाड़ी में एक ओडोमीटर लगा होता है जो मेजर करके बताता है कि आपकी व्हीकल कितना डिस्टेंस चल चुकी है, ठीक है, उस डिवाइस को कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, ओडोमीटर मापता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी की माप करता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने ओडोमीटर की बात की थी, यहाँ पे आता है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर किसको मापता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी को, और स्पीडोमीटर क्या मापता है, वो मापता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मापेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को माप कर देगा, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, उसे आप कहते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए पहला ऑप्शन है एवरेज स्पीड, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस यानी औसत और तात्कालिक में अंतर होता है, ठीक है। औसत का मतलब पूरे टाइम में यहाँ कुछ स्पीड थी, यहाँ कुछ अलग अलग स्पीड है, सबका एवरेज निकालिए, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि 5:30 पर आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी स्पीड क्या थी, तो वो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी और वही आपका स्पीडोमीटर शो कर रहा होगा। तो स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। ऑप्शन सी यानी तात्कालिक चाल इसका राइट आंसर है। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल बताता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वो आपको क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 24 मीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 24 मीटर, ठीक है। किस स्पीड से कवर करता है, विद अ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 32 मीटर डिस्टेंस, आगे पहले 24 मीटर चलता है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसके आगे की 32 मीटर फिर कवर करता है विद अ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स याद रखिए जब एवरेज स्पीड निकालना होगा तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, है ना, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम यानी कि कुल समय, कुल दूरी
बटा कुल समय। तो कुल डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी 24 प्लस 32, ठीक है। 24 प्लस 32 कितना आ जाएगा 56 मीटर। तो डिस्टेंस तो मिल गई। टोटल टाइम कितना, तो पहली 24 मीटर किस स्पीड से चली 4 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले 24 मीटर को चलने में कितना टाइम लगा पहले वो निकाल लीजिए। मान लीजिए उसे हम T1 कहते हैं। तो जो आप निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी 24 मीटर किस स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये टाइम कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। इसी तरीके से T2 टाइम निकाल लेंगे, कौन सी 32 मीटर चलने में किस स्पीड से चला, तो स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ये कितना आ जाएगा इधर लिख देते हैं, ये आपको क्या देगा 4 सेकेंड, है ना। तो पहली 24 मीटर चलने में टाइम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला T1 टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, दूसरा लगा 4 सेकेंड, 6 और 4 यानी 10 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस 56 मीटर है, इसी फॉर्मूले पे रखिए 56 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी आंसर होगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। और इसके ऑप्शन हमने नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन भी है इस पेज में, और यहीं पर आपको मिल रहे हैं सारे ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 5.6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मोशन के डिस्कस किए हैं, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आगे की अगर आपको और ज़रूरत है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप कमेंट लिखिएगा, आपको कुछ विशेष क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप वो भी लिखिएगा। अगले वीडियो जो मोशन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के मैं बनाऊंगी, उसमें कोशिश करूंगी कि उनको ज़रूर इंक्लूड किया जाए। और मेरा प्रयास होगा कि अभी आपको मोशन पर ही मैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में मेरे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।